क्लोनिंग की परिभाषा में हम ये देंगे कि ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यानी कि जो है ये प्रक्रिया है जिसमें नए जीव उत्पन्न होंगे, पुराने वाले ऑर्गेनिज्म से उसकी संतान उत्पन्न होगी, और ये संतान जो है ये इस जीव की क्या होगी, इस जनक की क्या होगी, रेप्लिका, प्रतिकृति होगी। क्या होगी? प्रतिकृति होगी, इसकी रेप्लिका होगी, क्योंकि इसका 100% डीएनए, इसके अंदर 100% डीएनए पहुंचेगा, क्योंकि इसी के शरीर के किसी भाग के द्वारा ये बनेगा। तो इसी की कोशिकाएं, इसी की कोशिकाओं से ये बनेगा। इसका मतलब जैसा डीएनए इसकी कोशिकाओं में, वैसा का वैसा डीएनए इसकी कोशिकाओं में, इसलिए जैसी जीन इसके अंदर वैसी की वैसी जीन इसमें, और इसलिए जैसा ये दिखाई देगा वैसा का वैसा। तो ये जो जीव का संतान बना इसको कहते हैं क्लोन, और ये क्लोन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्लोनिंग, और ये एक टाइप है किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अलैंगिक जनन का प्रकार है। ठीक है, तो एक बार ये परिभाषा लिखो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। एक चीज तो समझनी है कि नेचर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? हम क्या करने वाले हैं कि जिन जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उन जीवों के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। यानी कि जहां पर सामान्यतः दो जनक, मेल और फीमेल, ये मिलकर एक संतान उत्पन्न कराते हैं, इसके बजाय हम या तो पूरी तरीके से मेल के डीएनए से या पूरी तरीके से फीमेल के डीएनए से संतान उत्पन्न करवाना चाहते हैं। इसको हम क्लोनिंग कहेंगे यहाँ पर, यानी कि हम आर्टिफिशियल करवाएंगे, इस काम को कृत्रिम रूप से करवाएंगे। अब इसको करवाने की टेक्निक अपने पास कितनी है? अपने पास है टेक्निक इसकी दो। कितनी है? एक टेक्निक का नाम है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। क्या नाम है? न्यूक्लियर ट्रांसफर। ये जो है वो जो हमने डेफिनेशन लिखी है ये वाली, किसमें या तो मेल का या फीमेल का डीएनए 100% लेके हम क्लोन उत्पन्न कराएंगे, ये क्लोनिंग एडवांस क्लोनिंग है, ट्रू क्लोनिंग है, हमें इसको समझना है। लेकिन परंपरागत रूप से कुछ जो पालतू जानवर हैं हमारे, उनकी अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए ये वाली क्लोनिंग भी करवाई जाती है, जिसका नाम है सोमेटिक आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग। यानी कि जुड़वा बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, यानी कि जो जाइगोटिक ट्विन होते हैं, जिनका 100% डीएनए सेम है, तो है तो वो भी एक दूसरे के क्लोन ही है ना। तो परंपरागत क्लोनिंग या पुरानी क्लोनिंग के लिए तो हम ये टेक्निक पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग। क्या नाम है? आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग। और दूसरी का नाम एडवांस टेक्निक पढ़ेंगे जिसका नाम है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। आई बात समझ? लिख दो इसको, क्लोनिंग की तकनीक से इस बात को समझे। आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग जो पहली टेक्निक है क्लोनिंग की, उसको समझते हैं हम। हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, और उस फ्लो चार्ट में एक भेड़ है, यहां पर सीप है। क्या है? सीप। ये भेड़ जो है, इसकी जो वूल है, ऊन, इसकी जो ऊन है, इसके जो रेसे हैं बालों के, वो बहुत ही उन्नत क्वालिटी के, बहुत ही बेहतरीन गुणवत्ता की ऊन है इसके पास, है ना। बहुत ही बेहतरीन वूल है इसके पास। और ये जो है वो पशुपालक चाहता है कि ऐसी भेड़ उसके पास खूब सारी हो, क्योंकि जितनी ज्यादा भेड़ होंगी उतनी ज्यादा ऊन मिलेगी, जितनी ज्यादा ऊन मिलेगी उतनी ज्यादा ऊन बेचेगा, ज्यादा पैसे कमाएगा। सही है बात? यानी कि उत्कृष्ट क्वालिटी की या बेहतरीन क्वालिटी की ऊन के लिए उस पशुपालक को चाहिए ऐसी बहुत सारी भेड़, खूब सारी भेड़ उसको चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो लेकिन भेड़ों के अंदर पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पाया जाता है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की दो समस्याएं हैं। एक तो एक भेड़ जो है वो एक बार में 2 बच्चे दे देगी, और 2-2 बच्चे वो बढ़ाएगा। जब तक वो बच्चे बड़े होंगे तब तक ये बूढ़ी हो जाती है। इसका मतलब वो तेजी से अच्छी गुणवत्ता वाली भेड़ों को नहीं बढ़ा पाता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बढ़ा पाएगा नॉर्मल तरीके से। तो अब क्या करिए? अब इसका जो अच्छी क्वालिटी वाली भेड़ है उसका क्रॉस कराइए, मैटिंग कराइए एक अच्छी क्वालिटी वाले ऊन वाले मेल से, भेड़ जो है उससे इनकी ब्रीडिंग कराई दोनों की। और ब्रीडिंग के बाद में इसके शरीर में क्या बना? जाइगोट। फर्टिलाइजेशन हुआ इसकी फेलोपियन ट्यूब में, और उससे क्या बना? जाइगोट। जाइगोट में कोशिका विभाजन हुआ, क्या बना? एम्ब्रियो, भ्रूण। क्या बना? ये भ्रूण कहां बना? इस भेड़ के गर्भाशय में, इसके वोम में बना। ये बात सीखी हमने। नेचुरल तरीके से एक अच्छी ऊन जिस गुणवत्ता वाला मेल है उसकी ब्रीडिंग इससे कराई, जाइगोट बना, और जाइगोट से एम्ब्रियो इस भेड़ के गर्भ में बना। सही है बात? अब क्या करेंगे डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर क्या करेंगे? इसकी
जो भेड़ है उसके गर्भाशय में से अर्ली अवस्था में, शुरुआती अवस्था में ही ये एम्ब्रियो या भ्रूण बाहर निकाल लेंगे। एम्ब्रियो या भ्रूण क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे, भ्रूण बाहर निकालेंगे इसको। और फिर इस भ्रूण के अंदर शुरुआती जो कोशिकाएं, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना हो गया, 2-3-4 दिन पुराना, इस भ्रूण को बाहर निकाला और इसमें खूब सारी कोशिकाएं, इन कोशिकाओं को वो कृत्रिम तरीके से क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। अच्छा, इस टेक्निक का नाम क्या है? आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग। कृत्रिम रूप से भ्रूण बाहर निकाला और उस भ्रूण में से कोशिकाओं को पृथक किया। अब याद करो, हमने जो जाइगोटिक ट्विन वाला केस जो फ्लो चार्ट बनाया था, वो वाली बात याद करो। ये वाला, इसमें जाइगोट एक है और यहां इस जाइगोट से एम्ब्रियो एक बना। एम्ब्रियो एक बना और उससे कोशिकाएं, आधी कोशिकाएं ये इधर चली गई थी और आधी कोशिकाएं इधर चली गई थी। ये नेचुरल तरीके से हुआ या कृत्रिम तरीके से? ये नेचुरल हुआ था। यानी कि यहां पर एम्ब्रियो में ट्विनिंग हुई थी, वो नेचुरल थी, लेकिन वहां पर जो वो डॉक्टर ने क्या करवाई है? कृत्रिम। तो इसलिए ये तो है नेचुरल एम्ब्रियो ट्विनिंग और वो है आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग। ऐसे यहां नेचुरल ट्विनिंग से जो बच्चे पैदा हुए वो ट्विन्स हुए कि नहीं हुए? उनके शरीर में जो डीएनए है वो 100% सेम है कि नहीं है? इसका मतलब जैसा ये बच्चा दिखाई देगा वैसा दिखाई देगा कि नहीं देगा? ये भी। अब वैसी की वैसी चीज यहां पर कनेक्ट करो आप। ये जो इस एम्ब्रियो से कोशिकाएं हमने पृथक कर दी है कृत्रिम रूप से, इसलिए इस टेक्निक का नाम है आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग। अब इन कोशिकाओं को विभाजित होने के लिए प्रयोगशाला में रखा जाएगा, एम्ब्रियो के रूप में डेवलप करवा के आए। जैसे हम आईवीएफ में एम्ब्रियो डेवलप करवाते वैसे के वैसे नॉर्मली कितना एम्ब्रियो था? 1। अब कितने एम्ब्रियो हो गए? 2, 3 और 4। सही है बात? अपने पास एक एम्ब्रियो से कितना भेड़ का बच्चा पैदा होता? अब कितने पैदा होंगे? 4। अब 4 एम्ब्रियो बना लिए, भेड़ तो एक ही है अपने पास। लेकिन इस भेड़ का होना जरूरी नहीं है। अब अपने पास खराब क्वालिटी वाली भेड़ हो, चाहे खराब क्वालिटी की ऊन वाली भेड़ हो, इन भेड़ों को हम सरोगेट मदर के रूप में काम में ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? और इन भेड़ों के गर्भाशय में ये एम्ब्रियो डाल देंगे। सही है? और फिर उसके बाद बच्चों का जन्म होगा। वो बच्चे जो होंगे उसमें एक तो इस मम्मी का डीएनए और एक उच्च क्वालिटी वाले मेल का डीएनए है। ये सारे के सारे जो बच्चे अलग अलग भेड़ों के सरोगेट मदर से पैदा हुए, ये सारे के सारे बच्चे आपस में जुड़वा है क्या? इनका डीएनए 100% सेम है क्या सबका? इसका मतलब जैसे नेचुरल ट्विन पैदा होते हैं, इन सबका उनका डीएनए सेम होता है जुड़वा बच्चों का, वैसे यहां पर इनका भी डीएनए कितना? 100% सेम है। अच्छा, 100% सेम है तो इसका मतलब इनकी जीन 100% सेम है तो प्रोटीन 100%, और इसके मतलब ये सारे के सारे सेम एक दूसरे के क्लोन है कि नहीं है? ये जिनका डीएनए 100% सेम होता है। वैसे तो क्या है, जैसे ये जनक है और उसका जो है वो संतान है, और इस जैसे जनक का डीएनए होता है वैसा का वैसा डीएनए संतान का होता है। इन दोनों का डीएनए 100% मैच करता है कि नहीं करता है? वैसे कि वैसे ही, हालांकि यहां पर जनक का डीएनए तो इन संतानों से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन संतानों का आपस में डीएनए तो मैच कर रहा है। अब दो जीव जिनका डीएनए 100% मैच करता है वो एक दूसरे के क्या है? क्लोन है। तो इस आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग में अपने जनक की तो क्लोन नहीं बनाए जाते, लेकिन आपस में एक दूसरे के क्लोन बनाए जाते। इसका मतलब जुड़वा बच्चे पैदा करवाए जाते हैं। कौन से जुड़वा बच्चे? मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विन पैदा करवाए जाते हैं। और ये आइडेंटिकल ट्विन जो है वो एक दूसरे के क्लोन होते हैं, लेकिन अपने माता पिता के क्लोन। इसलिए इस क्लोनिंग को परंपरागत क्लोनिंग कहते हैं, पुरानी क्लोनिंग कहते हैं। क्लोन तो इसमें भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो परिभाषा है कि जनक वाले होने चाहिए वो पैदा नहीं हो रहे, और इसलिए इसको पुरानी या प्राचीन तकनीक या परंपरागत तकनीक कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन में इसका बहुत उपयोग है। या वहां पर जो है वो ये जो वेटरनरी कॉलेज है या फिर जो रिसर्च सेंटर है जो पशुओं पर रिसर्च करते हैं, वो इस टेक्निक को बहुत फ्रीक्वेंटली काम में लेते हैं। इस टेक्निक का लाभ क्या है? अच्छी क्वालिटी वाले जानवर कम समय में ज्यादा पैदा किए जा सकते हैं। एक नंबर लाभ है कि नहीं है? जो नॉर्मली एक एम्ब्रियो से एक भेड़ पैदा होती है, अब कितनी पैदा हो रही है? 4 पैदा हो रही है। इसका मतलब कम समय में ज्यादा अच्छी गुणवत्ता वाले जानवरों का विकास करवाया जा सकता है, पहला फायदा। दूसरा, वे स्पीसीज जो गायब होने वाली है, विलुप्त होने वाली है, बहुत थोड़े से मेंबर बचे हैं, उनकी पॉपुलेशन अगर बढ़ानी हो तेजी से,
तो ये काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? इसका मतलब कम समय में विलुप्त होने वाली प्रजातियों को तेजी से वापस से बढ़ाया जा सकता है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दो फायदे होंगे कि नहीं होंगे इसके? चारों या तो मेल होंगे या ही फीमेल होंगे, मेल फीमेल नहीं होंगे कोई भी। इसी जाइगोट में तय हो गया है इनका डीएनए, या तो चारों मेल होंगे या चारों, सही है भाई। पीसीपीएनडीटी एक्ट मानव पे ही तो लागू है, भेड़ों पर लागू थोड़ी है। सेलेक्टिवली मेल पैदा कराने हैं तो मेल पैदा करा लो, फीमेल पैदा करानी है तो, आ गई बात समझ? तो ये कहलाता है आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग। क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग इस टेक्निक को कहते हैं। इसका उपयोग क्या ये ट्रू क्लोनिंग है? नहीं, परंपरागत क्लोनिंग है। क्या इसमें अपने माता पिता के क्लोन बनते हैं? नहीं, आपस में एक दूसरे के, या यो कहे आपस में एक दूसरे के जुड़वा बच्चे बनते हैं। पहले इस बात को लिख लेते हैं, फिर ये डायग्राम बना लेते हैं, याद रह जाएगा। लेकिन हम करवाएंगे क्लोनिंग उनमें, मतलब सामान्य प्रक्रिया में तो माता और पिता का 50-50% डीएनए जाता, लेकिन 100% एक ही पेरेंट का डीएनए जाएगा, और जिसका 100% डीएनए जाएगा उसी का क्लोन बन जाएगा। अभी बना के देखते हैं कि कैसे बनेगा ये काम। आपको याद है एमआरटी? बस वही टेक्निक काम में लेंगे, थोड़ा सा अंतर आएगा, थोड़ा सा अंतर आएगा। एमआरटी में अब हमने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस किया था, बस उसी से मिलता जुलता काम है। अगर वो याद है तो ये अपना काम हो जाएगा। ये बन गया सबका, इसको हटा दे। एमआरटी में हमने देखा था, तुलना करके देखो दोनों की साइड बाय साइड में। एमआरटी में हमने क्या किया था कि एक महिला जो मदर बनना चाहती है, उसकी एग सेल में जो न्यूक्लियस है वो डीएनए तो काम का है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए डिफेक्टिव है। एग सेल किसकी? मदर की, जो मां बनना चाहती है। और फिर दूसरी हमने एग सेल डोनेट कराई थी, किससे? डोनर वुमेन से। इसके माइटोकॉन्ड्रिया क्या लिखे थे? हेल्दी। अब हमने क्या किया था? डोनर महिला की एग सेल को में से इसका न्यूक्लियस बाहर निकाल के क्या किया था? डिस्कार्ड, नष्ट कर दिया था इसको, न्यूक्लियस को। अब ये जो डोनर महिला की एग सेल है, ये बिना न्यूक्लियस वाली हो गई थी कि नहीं हो गई थी? केंद्रक विहीन हो गई थी। अब इसमें हम क्या करेंगे? जो महिला मां बनना चाहती है उसका न्यूक्लियस बाहर निकालेंगे और इसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे। क्यों? सही है। और फिर इसको क्या करेंगे? फर्टिलाइज कराएंगे। किसके साथ? इस महिला के हस्बैंड के स्पर्म के साथ। और फिर क्या बनेगा? जाइगोट। और फिर उसके बाद एम्ब्रियो, भ्रूण, और फिर उस महिला के गर्भाशय में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इसी को हमने बोला था एमआरटी, याद है ये? अब इससे मिलता जुलता प्रोसेस हम देखेंगे जिसको बोलेंगे SCNT, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। अपने शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं। पहली प्रकार की कोशिकाएं हैं सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कायिक कोशिकाएं। कौन सी कोशिका है? जिससे हमारी काया बनी है। सोमा शब्द का मतलब क्या है? काया, है ना, या बॉडी। तो यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो कायिक कोशिकाएं। दूसरी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी और टेस्टिस, उसमें एक विशेष प्रकार की सेल बनती है जिनको क्या बोलते हैं? जर्म सेल, जनन कोशिकाएं। ये अंतर अपने को पता है। इसका उदाहरण कौन है? एग और स्पर्म सेल। बाकी बची हुई सारी कोशिकाएं क्या है? सही कह रहा हूं? अब इस टेक्निक का नाम देखो, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। सही है, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। हम यहां पर क्लोन बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ज्यादा रिलेट कर पाए। वैसे तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस विश्व में मानव क्लोनिंग की अनुमति नहीं है, लेकिन हम चूंकि मानव क्लोनिंग का उदाहरण लेके समझेंगे तो ज्यादा बेहतर उसको कोरिलेट कर पाएंगे। लेट्स से कोई एग्जांपल, कोई आदमी जिसका क्लोन हमें विकसित करना है। किस आदमी का क्लोन विकसित करवाना चाहते हो?
डोनाल्ड ट्रंप का? हाँ, विदेशी उदाहरण ले लेते हैं, ज्यादा सुरक्षित रहेगा। हैं? मर चुका है वो, एलोन मस्क का। एक ही पागल नहीं झेला जा रहा है, दो क्या करोगे? बहुत ही समकालीन महान एक राजनीतिज्ञ किम जोंग उन का देख लेते हैं। सही है, वो करवा भी सकता है, वो आदमी ऐसा काम करवा भी सकता है। अब मान लो कि किम जोंग उन को ऐसा लगता है कि इस विश्व को मेरे जैसे एक व्यक्ति से जो है वो सुधारा नहीं जा सकता, और ऐसे सैकड़ों लोग होने चाहिए मेरे जैसे महान शासक जो सबको ऑर्डर में रख सके, और इसलिए 100 क्लोन मुझे विकसित करवा दे। सही है, किम जोंग उन को क्या लगता है कि अपने जैसे 100 लोग और होने चाहिए ताकि ये दुनिया ऑर्डर में आए, तमीज में रहे, है ना, फालतू की इधर उधर कोई भी व्यवस्था नहीं हो। तो उस केस में हम किम जोंग उन की एक सोमेटिक सेल लेंगे। क्या लेंगे? सोमेटिक सेल। अब किम जोंग उन भी एक मानव है, और इस नाते उसकी सोमेटिक सेल उसकी स्किन की कोशिका हो सकती है, उसकी हड्डी की कोशिका हो सकती है, उसकी बालों की कोशिका, कोई भी एक कोशिका हमने ली। सही है, उसकी सोमेटिक सेल ली। अब किम जोंग उन की सोमेटिक सेल ली तो उसके केंद्रक में कितने क्रोमोसोम होंगे? सही है, ये क्या है? कायिक कोशिका। किसकी? किम जोंग उन की। अब हम किसी एक दूसरी महिला जिसको सेरोगेसी भी करनी है, उस महिला से हम एक एग सेल डोनेट कराएंगे। उस महिला से क्या सेल कराएंगे? एग सेल डोनेट। एक वुमन जिससे हमने ले ली एग सेल। ये लो एग सेल। एग सेल है तो इसके न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23, क्योंकि ये मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन से बनती है। जनन कोशिका है, ये जर्म सेल है। अब क्या किया जाएगा? इस एग सेल में से इसका न्यूक्लियस बाहर निकालो, जैसे यहां पर निकाला था। इसका न्यूक्लियस बाहर निकालो और इसको क्या कर दो? डिस्कार्ड, नष्ट कर दो। अब ये जो एग सेल है इसमें बाकी साइटोप्लाज्म तो सारा है। सही है, और ये एग सेल जो है वो बिना केंद्रक वाली अपने डिस्कार्ड कर दी। बाकी सारा सामान है इसके पास, लेकिन केंद्रक अब जो है वो अपने किम जोंग उन वाली सोमेटिक सेल को संभालो वापस से। इस कोशिका में से इसका केंद्रक बाहर निकालो। ये कैसी कोशिका है? कायिक कोशिका। और कायिक कोशिका है तो इसके केंद्रक में कितने क्रोमोसोम होंगे? अब इस कायिक कोशिका का केंद्रक ट्रांसफर कर दो, स्थानांतरण कर दो। किसमें? खाली हो चुकी एग सेल में। एग सेल में हमने किसका केंद्रक ट्रांसफर कर दिया? कायिक कोशिका का। इस टेक्निक का नाम क्या है? क्यों है ये नाम? क्योंकि जिस भी जीव का जो भी है मेल फीमेल जिसका हमें क्लोन बनाना है उसकी कायिक कोशिका लेंगे, उसका केंद्रक उसका न्यूक्लियस ट्रांसफर करेंगे। किसमें? एग सेल में। सही है। अब मुझे सोच के बताओ कि जो जाइगोट कोशिका होती है, जाइगोट जो कोशिका होती है उसके केंद्रक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? इस कोशिका में कितने क्रोमोसोम है? यानी कि यहां पर ये जो एग सेल है इसमें साइटोप्लाज्म तो सारा एग सेल वाला है और केंद्रक आ गया है कायिक कोशिका का। एक तरीके की ये जाइगोट सेल नहीं होगी क्या? जैसे सामान्य प्रक्रिया क्या होती, बना के दिखा देता हूं। ये एग सेल है ये वाली, और इससे स्पर्म मिला, उसके स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम, ये फर्टिलाइज हुए और ये न्यूक्लियस इसके अंदर एंटर किया। जब स्पर्म का न्यूक्लियस एग सेल में एंटर करता है तो मैंने बताए थे 2 चेंज होते हैं। पहला, स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करते ही साथ इसके साइटोप्लाज्म में चेंज आते हैं, जिससे क्या होता है? इसमें डिवीजन, कोशिका विभाजन की क्षमता आती है। अंडाणु कोशिका विभाजन करती है क्या? नहीं करती। अंडाणु कोशिका बिना विभाजन वाली है। अच्छा, जाइगोट कोशिका बनेगी, वो विभाजन करती है क्या? तभी तो एम्ब्रियो बनता है। तो वो एक अंडाणु कोशिका विभाजन की क्षमता कब आ जाती है, डिवीजन कैपेसिटी कब आ जाती है? जब स्पर्म का न्यूक्लियस इसमें एंटर करता है। जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस एग सेल में एंटर करता है तो इसके साइटोप्लाज्म में चेंज आते हैं, और चेंज के कारण इसमें डिवीजन की कैपेसिटी आती है। और दूसरा चेंज आता है कि पहले एग सेल में जो न्यूक्लियस 23 क्रोमोसोम वाला था अब 23 और आ जाने से 46 वाला हो गया। सही है। तो इसका मतलब इस कोशिका को, फर्टिलाइज एग सेल को हम कहते हैं जाइगोट। अब इस कोशिका के साथ क्या बीती है यहां पर? ये एग सेल जो है इसमें केंद्रक तो हो गया है 46 वाला, जाइगोट वाला। सही है, लेकिन साइटोप्लाज्म में चेंज नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि स्पर्म कोशिका इससे टच होती तब चेंज आते। अब ये कोशिका जो है अंडाणु कोशिका, ये असमंजस में है। इसको ऐसा लगता है कि भाई मेरा केंद्रक जो है वो तो भारी हो गया है, 46 क्रोमोसोम वाला है,
लेकिन साइटोप्लाज्म में चेंज आया नहीं है। तो साइटोप्लाज्म में चेंज नहीं आया तो ये एग कोशिका डिवीजन कर सकती है क्या? अगर एग कोशिका डिवीजन नहीं करेगी तो फिर एम्ब्रियो बन सकता है क्या? और एम्ब्रियो नहीं बन सकता तो बच्चे का जन्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इस टेक्निक में क्या किया गया, जिस भी व्यक्ति का, चाहे वो पुरुष है तो पुरुष का, महिला है तो महिला का, उसका सोमेटिक सेल ली जाएगी और उस सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस बाहर निकाल के अंडाणु कोशिका, जिसका न्यूक्लियस पहले नष्ट कर चुके हैं, उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। इसलिए इस टेक्निक का नाम है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। सोमेटिक कोशिका का न्यूक्लियस ट्रांसफर किया गया किसमें? एग सेल में, जिसका न्यूक्लियस पहले बाहर निकाल के नष्ट कर दिया। अब अपने सामने चैलेंज ये है कि इस एग सेल के अंदर न्यूक्लियस तो हमने 46 वाला कर दिया, मतलब जाइगोट का माफिक, लेकिन हम इसमें डिवीजन की कैपेसिटी अभी तक नहीं ला पाए। तो फिर इस अंडाणु कोशिका को एक ऐसे केमिकल में रखा जाता है, इसको ऐसे रसायन में रखा जाता है जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इसमें एंटर करेगा और एंटर करके इसके साइटोप्लाज्म में वही चेंज लाएगा जो स्पर्म के साथ टच होने पर आते हैं। इसका मतलब इसमें डिवीजन की कैपेसिटी केमिकल ट्रीटमेंट से पैदा की जाती है, रासायनिक उपचार से पैदा की जाती है। इस कोशिका को किसमें रखेंगे? रसायन में। कौन से रसायन में? ऐसे रसायन में जो इसके साइटोप्लाज्म में चेंज कर देगा। कैसे चेंज कर देगा? सेल डिवीजन की कैपेसिटी वाला। लेकिन फिर भी ये चेंज तो आ गए, लेकिन डिवीजन स्टार्ट नहीं हो पाता। डिवीजन स्टार्ट नहीं हो पाता। तो डिवीजन को स्टार्ट करने के लिए एक हल्का सा इलेक्ट्रिक पल्स, जिस माध्यम में इस कोशिका को रखा गया है, वहां पर एक हल्का सा इलेक्ट्रिक पल्स, इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का हल्का सा झटका। ऐसा नहीं है कि अपने ये जो सॉकेट है 220 वोल्ट वाला, उसमें तार लगाए और दोनों तार इसमें डुबो दिए, जल जाएगी ये कोशिका। 220 वोल्ट का झटका, तो फिर कैसा झटका देंगे इसको? अपना जो छोटे वाला घड़ी का सेल होता है, बहुत ही छोटा सा, उसके अंदर 5 वोल्ट 2 वोल्ट आते हैं, वो तो हल्का साइज में, हल्का साइज को स्टिमुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे और ये डिवीजन स्टार्ट कर देगी। अब डिवीजन इसमें स्टार्ट हो जाएगा तो ये कोशिका डिवीजन करेगी, तो अंडाणु कोशिका विभाजित हो रही है यहां पर, तो इसका मतलब ये शुरुआती कोशिकाएं बनेंगी। ये कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? भ्रूण बन गया, अपने पास एम्ब्रियो बन गया। अब इस एम्ब्रियो को उसी महिला की कोख में, उसी महिला के गर्भाशय में हम प्रत्यारोपित कर देंगे, जैसे आईवीएफ में करते हैं। किस महिला के? जिसकी अंडाणु कोशिका हमने ली थी। अब आफ्टर 9 मंथ प्रेगनेंसी के बाद में बच्चा जन्म लेगा, और ये बच्चा जो जन्म लेगा वो होगा बाल किम जोंग उन। ऐसा नहीं है कि 70 साल का सीधा ही पैदा हो जाएगा, बच्चे के रूप में जन्म लेगा। किसके रूप में? कहीं आपको यह लगता हो कि भाई 70 साल का अगर किम जोंग उन है तो सीधा ही 70 साल का पैदा हो गया, ऐसा पैदा बाल रूप में पैदा होगा। तो आज जो किम जोंग उन दिखते हैं वो वैसा 70 साल बाद दिखेगा। सही है बात? अब मान लो कि किम जोंग उन जो है वो हर काम को बड़े स्केल पे करते हैं। उनकी 100 सोमेटिक सेल ली, 100 महिलाओं अलग अलग से एग सेल ली, सही है, और 100 जो है वो ऐसे एम्ब्रियो बनाए और 100 किम जोंग उन पैदा हो गए। 1000 भी पैदा हो सकते हैं कि नहीं? 1,00,000 भी पैदा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते, आराम से पैदा हो सकते। अब ये काम मानव पर नहीं किया जाता है, ये काम किया जाता है जानवरों पर, जो मनुष्य ने अपने पालन पोषण या फिर अपने फायदे के लिए विकसित किए हैं। मान लो कि ये जो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर है, ये ओरिजिनली उपयोग में लाई गई थी भेड़ के ऊपर। एक भेड़ इस टेक्निक से विकसित की, उसका नाम रखा गया था डोली। क्या नाम रखा गया था? डोली भेड़ का जन्म सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर से करवाया गया। क्या किया गया? डोली, चूंकि भेड़, डोली नाम मतलब फीमेल, तो एक फीमेल भेड़ की सोमेटिक सेल ली गई। एक फीमेल भेड़ की क्या ली? सोमेटिक सेल। एक दूसरी फीमेल भेड़ से एग सेल ली गई। आई बात सुन? जो इस डोली को पैदा कराने का प्रोसेस है वो बता रहा हूं, बाद में आपके जो दिमाग में सवाल आएगा उसको भी एड्रेस कर दूंगा। आपके बिना पूछे ही मैं आपकी तरफ से वो सवाल पूछ भी लूंगा और उसका जवाब भी दे दूंगा, है ना? तो सोमेटिक सेल ली गई उस फीमेल भेड़ की जिसका क्लोन बनाना है, यानी कि डोली की मम्मी की। ठीक है, डोली जनक है वो, मम्मी पापा जो है वो वही है वो उसके, क्योंकि 100% डीएनए उसी का है। तो डोली की मम्मी की एक स्किन कोशिका ली गई, दूसरी किसी भेड़ की क्या ली गई? एग सेल। उसकी एग सेल में से उसका न्यूक्लियस बाहर निकाल के नष्ट किया। अब जो डोली की मम्मी वाली सोमेटिक सेल है उसका न्यूक्लियस उसकी एग सेल में ट्रांसफर किया, रासायनिक उपचार किया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया, एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो को जिसकी एग सेल ली उसके गर्भाशय में जो है वो रखा गया, और जो जेस्टेशन पीरियड भेड़ का होता है, गर्भावस्था काल, उसके बाद बच्चे का जो जन्म हुआ वो स्काई कोशिका वाला जो भेड़ थी उसका क्या थी? क्लोन।
एज इट इज वैसे की वे। इस भेड़ का नाम रखा गया डोली। क्या नाम रखा? इस डोली का जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996 को। कब जन्म हुआ? 5 जुलाई 1996। डोली की मृत्यु हो गई थी 14 फरवरी 2003 को। कब हुई थी? यह सवाल आपकी आरएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। डोली का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ क्या है? कौन सी तारीख को जन्म लिया और कौन सी तारीख को मृत्यु हुई? तो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक का यूज करके पहला जो क्लोन विकसित किया गया था मैमल्स का, उसका नाम था डोली। जो वैज्ञानिक जिन्होंने ये करवाया उनका नाम था डॉक्टर इयान विल्मोट। क्या नाम है? कोविड के टाइम पर इनकी मृत्यु हुई है, अभी पिछले दिनों इनकी मृत्यु हुई है ना। तो डोली जो है उसके ऊपर एक सवाल पूछा गया था। डोली भेड़ का विकास करवाया गया कौन सी टेक्निक से? सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। यह है डॉक्टर इयान विल्मोट और यह है डोली भेड़। जो बता रहा हूं वो नहीं देखना है, इसको देखना है। ये पार्टी ही है। आप जो कंफ्यूजन हो रहे थे वो क्या है, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इनकी बात करेंगे। ये कौन है? डॉक्टर। और ये कौन है? डोली सिंह, है ना। डोली का जन्म कब हुआ? 5 जुलाई 1996 को। डोली की मृत्यु कब हुई? 14 फरवरी 2003। कौन सी टेक्निक से पैदा हुई? सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। सही है। तो इसलिए पहला मेमल इस टेक्निक से विकसित करवाया डॉक्टर इयान विल्मोट ने। इसलिए क्लोनिंग के पापा कौन कहलाते हैं? मॉडर्न क्लोनिंग के फादर है डॉक्टर इयान विल्मोट। आई बात सुन, लिखेंगे इस बात को। टेक्निक का नाम क्या है? आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग में जो ट्विन्स होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो एक दूसरे के क्या है? क्या अपने माता पिता के क्लोन है क्या? ये पुरानी परंपरागत टेक्निक है जिसमें डिजायर्ड वेराइटी के एनिमल या फिर जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी टेक्निक का नाम क्या सीखा? सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। मॉडर्न टेक्निक आधुनिक और इसमें ट्रू क्लोनिंग, यानी कि अपने पेरेंट का 100% डीएनए उसकी संतान में होता है। ये बात सही है। अब क्लोनिंग क्यों करवाए हम? ये जो है वो क्लोनिंग करवाने के पीछे, चाहे वो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर हो या आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग हो, ये क्यों करवाए? भाई इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार पर क्लोनिंग 2 प्रकार की हो सकती है। पहला उद्देश्य है चिकित्सा। हम रोगों का उपचार करना चाहते हैं क्लोनिंग के माध्यम से। दूसरा उपचार है क्लोन विकसित करना, जीव पैदा करना, क्लोन बनाना। क्यों? 2 ही उद्देश्य है, या तो रिप्रोडक्शन, प्रजनन, और या फिर थेरेपी, चिकित्सा। तो अगर हमारा उद्देश्य चिकित्सा है तो ऐसी क्लोनिंग को कहते हैं चिकित्सकीय क्लोनिंग या थेरेपेटिक क्लोनिंग। अगर हमारा उद्देश्य नए जीव पैदा कराना है तो इसको रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग या प्रजनन या जननीय क्लोनिंग कहते हैं। आई बात सुन, ये तो समझ में आता है कि पुराने वाला जीव है सिंगल पेरेंट जनक, और उससे वैसा का वैसा नया जीव पैदा करवाना है। ये समझ में आता है अपने को, ये तो करवा के देखा। ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि हम सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर वाला उदाहरण ले वापस से। यहां पर हमने मान लो कि एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है जिसकी सोमेटिक सेल हमने लिए, और ये व्यक्ति हो गया है बीमार, डिजीज हो गई है इसको, और ये बीमारी हुई है इसको किडनी की। इस व्यक्ति की किडनी ने काम करना बंद कर दिया, दोनों किडनी फेलियर हो गई है। इस व्यक्ति की किडनी क्या हो गई है? फेलियर। इस व्यक्ति के सामने जिंदा रहने का क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन, हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल जाओ, 4-4 घंटे के सेशन लो, डायलिसिस प्रक्रिया कहते हैं। किडनी अपने शरीर में काम क्या करती है? जो मेटाबॉलिज्म के दौरान हानिकारक जो पदार्थ बनते हैं उनको ब्लड से प्योरीफाई करके और यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति का लंबे टाइम तक यूरिन पास नहीं होता है, जैसे पूरा दिन हो गया और हो गया, तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि यूरिन पास नहीं होना इसका मतलब ब्लड के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं, और टॉक्सिक एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं इसका मतलब वो खराब बात है। सही है ये बात? इसलिए किडनी वाला मामला हमेशा चिंता देता है। इसलिए डॉक्टर के पास जब जाते हैं हम
जैसे उल्टी दस्त का केस हुआ तो डॉक्टर ये भी पूछता है कि यूरिन पास हुए कितना टाइम हो गया, मतलब वो फिर जो है वो अगर कंटिन्यूटी किडनी काम कर रही है तो कोई चिंता की बात नहीं है। यूरिन पास अगर व्यक्ति का टाइम से हो रहा है तो कोई तनाव का विषय नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, है ना। अगर नहीं होता है तो चिंता की बात है, फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी यूरिन बाहर निकलना शुरू हो, ताकि ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिक एलिमेंट वगैरह बन रहे हैं वो प्योरीफाई होकर ब्लड ठीक रहे, ये किया जाता है। मान लो एक व्यक्ति है, उसकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, किडनी फेलियर हो गए, तो उसके सामने पहला ऑप्शन है जिंदा रहने का कि वो हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल जाए और अपने खून का प्योरिफिकेशन कराए। मतलब जो टॉक्सिक एलिमेंट किडनी बाहर निकालती है, अब किडनी तो रही नहीं, तो फिर वो मशीनों से ठीक किया जाएगा। क्या किया जाएगा इसमें, उस व्यक्ति के शरीर से एक तरफ से तो ब्लड निकाला जाएगा, मशीनों में उसमें से टॉक्सिक एलिमेंट जो किडनी निकालती है वो मशीनें काम करेंगी और दोबारा से उस ब्लड को चढ़ा दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस। क्या कहते हैं, डायलिसिस। लेकिन एक व्यक्ति डायलिसिस के सहारे कब तक जिंदा रहेगा, यानी कि उसका आधा टाइम तो हॉस्पिटल में ही गुजरेगा, उसको तकलीफें होंगी बहुत सारी। तो दूसरा उपचार उसके पास ये है कि उसको कोई किडनी डोनेट कर दे, एक किडनी से उसका काम चल जाएगा। तो किडनी डोनर मिलना मुश्किल है, आसानी से नहीं मिलता है। अगर मान लो कोई परिवारजन उसको किडनी देना चाहे तो उसका ब्लड ग्रुप, टिश्यू टाइप मैच नहीं होता है जल्दी से, और मैच हो जाए तो फिर किडनी डोनेट की जा सकती है, या फिर किसी किडनी डोनर ने अपनी किडनी डोनेट की है और वो उसको जो है वो लगा दी जाए तो उसका काम चल जाता है। पिछले दिनों यहाँ जयपुर में एक किडनी जो है वो उसका पैसे के बदले में व्यापार का पिछले दिनों एक मामला आया था, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की मिली भगत थी, थी कि नहीं थी। अभी 3-4 रोज पहले एक कोई डॉक्टर है और वो डॉक्टर जो है वो यहाँ पर अपने बांदी कोई या फिर दौसा की किसी आसपास के एरिया में छिपा हुआ था। उसने, क्या नाम था उसका, बाबा बना हुआ था वो, 200 से ज्यादा लोगों की किडनी को उसने निकाल के बेच दिया था और उन लोगों का मर्डर करके मगरमच्छ को खिला दिया था। डॉक्टर के रूप में क्या है, जल्लाद है वो, ठीक है। और वो व्यक्ति कितने दिनों से फरार चल रहा था और अब उसको पकड़ में आया है। तो इसका दौसा के पास में वो जगह बांदी कोई है शायद, मुझे ठीक से याद है, तो वहां किसी आश्रम में छिपा हुआ था वो, है ना। इसी प्रकार जो है वो गरीब लोग उनके 1-2 लाख रुपए देते और उनकी किडनी निकाल के, और जो पैसे वाले पेशेंट होते हैं उनको 50 लाख 60 लाख रुपए इस प्रकार ये बेचते हैं। तो अंगों का व्यापार, तस्करी अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है और ऐसे लोगों को पकड़ा गया। अब यहाँ पर अफ्रीका, नाइजीरिया वगैरह से लोग लाते हैं अपने, और वो 1,50,000 रुपए में अपनी किडनी दे देते हैं और उसको फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है। दैट इज इलीगल, ये कानूनी रूप से क्या है, अपराध है। तो उस व्यक्ति को किडनी अगर नहीं मिलेगी तो डायलिसिस के सहारे जिंदा रहना पड़ेगा और उस व्यक्ति की अल्टीमेटली मृत्यु हो जाएगी। अब यहां पर इतनी गंभीर समस्या जो है उसका समाधान किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। अति उत्साह में आज के हिसाब से मत सोचना, 10, 20, 50 साल बाद की बात कह रहा हूं मैं, है ना। कहीं ऐसा लगे आपको कि आज ही अगेन वही बात की बाहर जाते साथ किसी से डिस्कस करोगे, ऐसा पॉसिबल है, तो फिर क्या कहोगे, दिमाग खराब हो गया है। कौन सिखा रहा है तुम्हें ऐसी उल्टी सीधी बातें, नाम नहीं बताना है किसी को, फोटो बताओगे। इसकी किडनी फेलियर वाला मामला हो गया है, उसकी सोमेटिक सेल ली, चाहिए अपने सोमेटिक सेल ली, उसी व्यक्ति की कोई रिलेटिव महिला, उससे हमने एग सेल ले ली, चाहिए कोई भी एक एग सेल डोनर जो है वो उसने एग सेल दे दी। हमने क्या किया, उस एग सेल का न्यूक्लियस बाहर निकाल के नष्ट कर दिया और इसमें क्या किया, सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस ट्रांसफर कर दिया, केमिकल ट्रीटमेंट किया और इलेक्ट्रिक शॉक दिया, सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, क्या बन गया, एम्ब्रियो। सही है बात। अब इस एम्ब्रियो को यही रख दे, आगे बच्चे के रूप में हमें ये आगे वाली कार्रवाई नहीं करनी है। ये एम्ब्रियो जो हमने प्राप्त कर लिया है, इस एम्ब्रियो की जो कोशिकाएं होती हैं, शुरुआती कोशिकाएं, इन कोशिकाओं को आप ये कह सकते हो क्या कि ये हार्ट की कोशिका है, लीवर की कोशिका है, किडनी की कोशिका है, या फिर बालों की स्किन की कोशिका है, या सिर्फ ये कोशिका है। तो हमारे एम्ब्रियो में शुरुआती अवस्था में ऐसी कोशिकाएं होती है, जो कोशिकाएं तो मानव की हैं, लेकिन कौन से अंग या उत्तक की कोशिका है ये अभी तय नहीं हुआ है, मतलब इनका फ्यूचर अभी डिसाइड। ये कोशिकाएं कहलाती है स्टेम सेल। क्या कहलाती है, स्टेम सेल। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम स्टेम सेल का ही पढ़ेंगे, है ना। तो एम्ब्रियो में क्या उपस्थित होती है, स्टेम सेल या स्तंभ कोशिकाएं। और स्टेम सेल वो सेल है जिनका फ्यूचर डिसाइड, इनका फ्यूचर डिसाइड वैज्ञानिक जो है वो लैब में करवा सकते हैं।
आगे बात सुन। स्टेम सेल की दो विशेषताएं होती है, पहली इनका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है, और दूसरा इनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी, जैसे कैंसर कोशिकाओं में डिवीजन की कैपेसिटी फास्ट पाई जाती है, इनके अंदर भी डिवीजन की कैपेसिटी फास्ट होती है, लेकिन ये कैंसर कोशिकाएं नहीं होती है, ये सामान्य कोशिकाएं। तो इसका मतलब वैज्ञानिक अगर सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, जिस व्यक्ति की किडनी खराब हुई उसकी एक कायिक कोशिका, उसकी स्किन की कोशिका, बाल की कोशिका ली, उसमें से उसका न्यूक्लियस बाहर निकाला, उसने किसी दूसरी महिला की एग सेल ली, उसका न्यूक्लियस बाहर निकाल के नष्ट, और ये एम्ब्रियो बनाया, और एम्ब्रियो में अपने पास क्या है? स्टेम सेल। क्या है? स्टेम सेल। और इन स्टेम सेल का नंबर प्रयोगशाला में खूब सारा बढ़ा लिया, खूब सारा बढ़ा लिया। अब इन स्टेम सेल को हम कन्वर्ट कराएं, वैज्ञानिक इनको डायरेक्ट कर सकते हैं कि हे स्टेम सेल, हे स्तंभ कोशिकाओं, तुम्हें कन्वर्ट होना है किडनी कोशिकाओं के रूप में। किसके रूप में? अब ये कोशिकाएं जो है वो किडनी कोशिकाओं के रूप में कन्वर्ट हो गई। अपने पास लैब में लाखों की संख्या में किडनी कोशिकाएं बन गई। अब आजकल एक प्रिंटर ऐसे आ रखे हैं जो 3D या 5D प्रिंट कर सकते हैं। सामान्यतः प्रिंटर जो होता है वो 2D प्रिंट करता है लंबाई और चौड़ाई में। क्या हो अगर 3 दिशाओं में प्रिंट हो? प्रिंटर की मोडस ऑपरेंडी क्या है, कार्य करने का तरीका क्या है? कंप्यूटर से उनको कमांड दिया जाता है, सही है। सामान्य जो प्रिंटर होता है उसमें क्या होता है, कंप्यूटर में अपने कोई पेज या जिसपे अक्षर लिखे हैं या डायग्राम या कुछ आकृति बनी हुई होती है, उसको हम किसी कागज पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसको कमांड दिया कंप्यूटर से, किसको? प्रिंटर को। और प्रिंटर जो है वो पन्ने को अंदर खींचता है और उसके अंदर जो स्याही भरी होती है उसका पैटर्न वैसा ही बना देता है, और जो कंप्यूटर के अंदर लिखा हुआ है वैसा का वैसा कागज पे क्या हो जाता है? प्रिंट हो जाता है। तो प्रिंटर के अंदर दो चीजें होती है, एक तो कंप्यूटर से आदेश ग्रहण करने की चीज, और दूसरी चीज होती है वो स्याही, जिसको उसके अनुसार वो बना देता है, और वो स्याही को लंबाई और चौड़ाई में फैलाता है, वैसी आकृतियां बन जाती है। लेकिन अगर मान लो हमारा प्रिंटर ऐसा है जिसमें 3 डायमेंशन है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, और उसमें जो इंक के स्थान पर हमने जो ऐसा मटेरियल भर रखा है जो 3 दिशाओं में आपस में अरेंज होगा, जो कंप्यूटर के अंदर कमांड में हमारा मान लो कि किडनी की फोटो बना रखी है अपने 3D में कंप्यूटर में, और किडनी को बनाने के लिए क्या चाहिए? किडनी की कोशिकाएं। अपने पास प्रिंटर ऐसा है जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, और वो 3 दिशाओं में चीजें जोड़ सकता है, और उसकी जो स्याही के स्थान पर हमने क्या भर दे? किडनी की कोशिकाएं। उन किडनी की कोशिकाओं को इस हिसाब से व्यवस्थित कर देगा जैसे कि किडनी। तो उस प्रिंटर में रॉ मटेरियल के रूप में, स्याही के रूप में क्या है? किडनी कोशिकाएं। किडनी की कोशिकाएं आपस में जुड़े कैसे? इसका डायग्राम कहां है? कंप्यूटर के पास। प्रिंटर को कमांड दिया, प्रिंटर ने उस कंप्यूटर के डायग्राम के अनुसार किडनी कोशिकाओं को जोड़ के प्रयोगशाला में क्या बना दी? किडनी बना दी। अब उस व्यक्ति का ऑपरेशन करें हम, खराब किडनी निकाले और प्रयोगशाला में बनी हुई किडनी को डाल दे, ट्रांसप्लांट कर दे, वो व्यक्ति सामान्य जीवन जिएगा कि नहीं जिएगा? उस व्यक्ति की नई किडनी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? उसकी एक सोमेटिक सेल, और एक क्या चाहिए? एग सेल। सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस एग सेल में ट्रांसफर करो, उससे फिर जाइगोट और कोशिकाएं, एम्ब्रियोनिक कोशिकाएं, एम्ब्रियोनिक कोशिकाओं को किडनी कोशिकाओं में कन्वर्ट कराओ, और किडनी कोशिकाओं को 3D प्रिंटिंग करके किडनी बना लो। ऐसा संभव है कि नहीं है? भविष्य में ऐसा संभव है। यानी कि कृत्रिम अंग और उत्तक की बात कर रहा हूं मैं। प्रयोगशाला में इस क्लोनिंग की सहायता से भविष्य में कृत्रिम अंग या उत्तकों का निर्माण किया जा सकेगा, और कृत्रिम अंग या उत्तक जो बनाए जाएंगे उनका उपयोग किया जाएगा ट्रांसप्लांट में, प्रत्यारोपण में। सही है? तो ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया हो सकता है कि नहीं? बहुत गंभीर रोग, जिनका लीवर खराब हो गया है, किडनी खराब हो गई है, या कोई जिसकी स्किन जल गई है, या कोई लिगामेंट की इंजरी हो गई है, या विभिन्न दूसरे अंगों को कोई क्षति पहुंच गई है, तो फिर एम्ब्रियो से मिलने वाली स्टेम सेल का उपयोग करके हम कृत्रिम अंग या उत्तक जो है वो प्रयोगशाला में विकसित कर सकते हैं। तो क्लोनिंग का पहला उद्देश्य रोगों का उपचार करना, और दूसरा उससे जो है वो नए जीव क्लोन विकसित करना। लिखे? पर्पज ऑफ क्लोनिंग, क्लोनिंग के उद्देश्य।